आ गए हैं सर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यार सिया, जिन जिन स्टूडेंट का वालेकुम सलाम सर। वालेकुम नेट सलाम। नहीं हो रहा ना, तो उनको लिंक शेयर कर दो। सर मैंने कर दी है ग्रुप अभी भी में। मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हेलो। ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल नहीं रहा था, मैं अभी बोलने लगा। ओके, तो मैंने स्लाइड्स और वीडियो एक शेयर कर दी है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अभी इस लेक्चर में मैं आपको ना दो तीन प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आपने किस तरह से एनालाइज करना है और उनका एल्गोरिदम कैसे लिखना है। एल्गोरिदम क्या होता है ये मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं जिस आप प्रॉब्लम को किस तरह से एनालाइज करेंगे और उसका एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको ना थोड़ा सा वो कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके जी, स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है जी कि डिजाइन एन एल्गोरिदम टू फाइंड अ perimeter एंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। तो ये आपने इसका एक एल्गोरिदम लिखना है जिसमें हम perimeter और एरिया किसी भी रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे। तो perimeter और एरिया फाइंड करने के लिए हमें कुछ फार्मूला रिक्वायर्ड होंगे जो कि यहाँ पे गिवन है। यार ये जो भी अपनी पर्सनल आईडी से आ रहे हैं ना, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये नेक्स्ट टाइम जो भी हमारा लाइव सेशन होगा वो अपनी जो ऑफिशियल ईमेल है वहाँ से ज्वाइन करना है मुझे। तो perimeter और एरिया फाइंड करने के लिए हमें कोई ना कोई फार्मूला चाहिए। तो वो दो फार्मूलाज यहाँ पे गिवन है। perimeter के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ का होल सम ये होगा, और एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो दो फार्मूलाज गिवन है, हमने एल्गोरिदम बनाना है perimeter और एरिया फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो आप इस प्रॉब्लम को देख के एनालाइज करो कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए चार चीज़ें। एक, पैरामीटर के लिए कोई वेरिएबल जहाँ पे हम पैरामीटर को सेव करवा सकें। सेकेंड, एरिया के लिए कोई वेरिएबल जहाँ पे हम
एरिया को सेव करवा सकें। थर्ड, हमें चाहिए रेक्टेंगल की लेंथ और रेक्टेंगल की विड्थ। हमें ये 4 चीज़ें चाहिए। जी बच्चे। ओके, तो हमने अपने एनालाइज कर लिया कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो अब हम चलते हैं इसके एल्गोरिदम के ऊपर। एल्गोरिदम आपने जस्ट सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। वहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट लाइन पे कि गेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। हमने यहाँ पे कहा कि हमें लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए, तो हमने पहले लाइन में लिख दिया कि रेक्टेंगल की लेंथ चाहिए हमें, देन हमें रेक्टेंगल का की विड्थ चाहिए। 2 चीज़ें हो गई। अब पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन वही वाली होगी जो यहाँ पे मैथ की फॉर्म में लिखी हुई है। हमने पेरीमीटर का एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या सेव करवाना है, लेंथ प्लस विड्थ दोनों का सम, और सम को मल्टीप्लाई करवा देना 2 से, तो हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। फाइंड द एरिया। एरिया हमने कैसे फाइंड करना है, हमारे पास इक्वेशन गिवन थी, तो एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये उस प्रॉब्लम का, इस एग्जाम्पल का एक इंग्लिश में एल्गोरिदम हो गया। अब जब आपके पास ये एल्गोरिदम आ गया है, आपने अपना एनालिसिस कर लिया है, तो अब आप इस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली अपना कोड लिख सकते हैं। कोडिंग करने के लिए मस्ट है कि आपके पास प्रॉब्लम का एल्गोरिदम हो, और एल्गोरिदम में एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एल्गोरिदम लिख रहे होते हो तो आप अपने प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट्स को देख रहे होते हैं कि हमारे प्रॉब्लम में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। जैसे कि इस प्रॉब्लम को देख के मुझे लगा कि हमें लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए एरिया और पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए, तो हमने लेंथ और विड्थ को एज अ इनपुट लिया कि गेट द लेंथ, गेट द विड्थ, और फिर पेरीमीटर और एरिया को कैलकुलेट किया यूजिंग द गिवन फार्मूलाज। ठीक है, इस एग्जांपल में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। नो सर। सर एक क्वेश्चन है कि पेरीमीटर का वेरिएबल लेना है या पेरीमीटर लिख सकते हैं? देखें, अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ये होता है कि हम उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकें। तो आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हो। यहाँ पे जैसे हमने पेरीमीटर का वेरिएबल रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप पी भी कर सकते हो, यहाँ पे ए कर सकते हो, बी कर सकते हो, सी कर सकते हो। लेकिन यूजुअली प्रोग्रामिंग में हमारी प्रैक्टिस ये होती है कि हम वेरिएबल को कोई ऐसा नाम रखें जो कि मीनिंगफुल हो। यहाँ पे अगर आप इसको एक्स कर देते तो स्टिल दैट इज अ वेरिएबल विच कैन होल्ड अ वैल्यू, बट एक्स को जब आप 2-3 दिन बाद इस प्रोग्राम को दोबारा देखेंगे, इस एल्गोरिथम को दोबारा देखेंगे, तो आपको पूरा थ्रू आउट देखना पड़ेगा कि एक्स क्या चीज़ थी। अब यहाँ पे हमने पेरीमीटर का वेरिएबल यूज किया हुआ है, तो आप जब 2-3 दिन बाद, 2 वीक्स के बाद इस प्रोग्राम को, इस एल्गोरिथम को दोबारा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये पेरीमीटर है और यहाँ पे हमने पेरीमीटर की वैल्यू सेव कराई हुई है। तो आपका जो भी आप वेरिएबल डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, इसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। सर कोई डिजिट नहीं हो सकता? वो जब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप वेरिएबल कौन कौन से रख सकते हो, उसका क्या नाम हो सकता है, कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, कहाँ पे एंड हो सकता है, किन चीज़ों से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये मैं आपको सारा बताऊंगा। उसकी कितनी लेंथ हो सकती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारे पास कन्वेंशन क्या है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। सर हम एल्गोरिथम को कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे सर? ओके सर। हम एल्गोरिथम को कोडिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जब मैं आपको पहला प्रोग्राम लिखना सिखाऊंगा ना, कि आप अपना प्रोग्राम इस तरह से लिखते हैं, आपको वेरिएबल्स का पता चल जाएगा, आपको थोड़ा सा सिंटैक्स पता चल जाएगा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। हम इसी एग्जांपल से, ये जो 5 एग्जांपल इस लेक्चर में है, हम यहीं से अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे कि हम इन एल्गोरिथम्स को अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अभी के लिए आप प्रोग्रामिंग को बिल्कुल भूल दें कि हम इस एल्गोरिथम का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। आप जस्ट ये समझो कि हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हमने उसका एनालिसिस कैसे करना है, उसकी रिक्वायरमेंट किस तरह से गैदर करनी है, और फिर उन
रिक्वायर्ड और हमारे पास कलेक्टेड जो इंफॉर्मेशन आ गई है, रिक्वायरमेंट आ गई है, उसको एल्गोरिदम में किस तरह से कन्वर्ट करना है, ये आपका मेन टास्क होना चाहिए इस वक्त। राइट सर। ओके, तो अब हम आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। दूसरी एग्जाम्पल है डिजाइन एन एल्गोरिदम दैट कैलकुलेट्स द सेल्स टैक्स एंड प्राइस ऑफ एन आइटम सोल्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेट। अब हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में कुछ आइटम्स सेल हो रहे हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स और प्राइस को हमने कैलकुलेट करना है। अब जो सेल टैक्स है किसी भी आइटम का, वो कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पे दो कंडीशंस है। द स्टेट पोर्शन ऑफ द सेल्स टैक्स इज 4%। जो स्टेट का सेल टैक्स होगा वो 4% होगा और सिटी का जो सेल टैक्स होगा वो 1.5% होगा। हम जो भी आइटम बेच रहे हैं उसके ऊपर दो टैक्स फीस लग रहे हैं अभी तक, इस पॉइंट तक। एक स्टेट टैक्स जो कि 4% है और एक सिटी टैक्स जो कि 1.5% है। स्टेट को आप यहाँ पे कह सकते हैं प्रोवेंस और सिटी को आप सिटी ही ले सकते हैं। जैसे कि स्टेट हमारे पास पंजाब आ गई तो पंजाब में हमारे पास 4% टैक्स लग रहा है। सिटी हमारे पास अगर रावलपिंडी आ गया तो रावलपिंडी का टैक्स हमारे पास 1.5% लग रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट यहाँ पे है कि इफ आइटम इज अ लग्जरी आइटम, अगर हमारे पास जो आइटम है वो लग्जरी आइटम है तो उसके ऊपर एडिशनल 10% टैक्स लग रहा है। अब लग्जरी आइटम कौन सी होती है? लग्जरी आइटम हमारे पास वो है जिसकी प्राइस $50,000 से ज्यादा है। ठीक है, अब हम एक आइटम बेच रहे हैं, उसकी प्राइस है $25,000, तो वो एक लग्जरी आइटम नहीं होगा। अगर वो लग्जरी आइटम नहीं है तो उसके ऊपर 10% टैक्स नहीं लग रहा। अगर उसकी प्राइस है $55,000 तो वो एक लग्जरी आइटम है, उसके ऊपर हमारा जो टैक्स है वो 10% लग्जरी टैक्स लगेगा। दैट मीन्स इस प्रॉब्लम में हमारे पास चार चीजें होंगी। एक होगा उस आइटम की प्राइस, उस आइटम की करंट प्राइस क्या है। फिर आएगा उस आइटम का स्टेट सेल्स टैक्स कि वो क्या बनता है। फिर आएगा उस आइटम का सिटी सेल्स टैक्स, वो क्या बनता है। और लास्ट पे आएगा कि अगर वो आइटम लग्जरी है तो उसका लग्जरी टैक्स आएगा, अगर वो लग्जरी नहीं है तो उसका लग्जरी टैक्स 0 होगा। ठीक है, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने इसका एल्गोरिदम लिखना है। अब प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया जो मैंने आपको अभी कर दिया है। टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ एन आइटम जी सर 0 किस आइटम का होगा लग्जरी टैक्स? जो 50,000 से बिलो होंगी जिसकी प्राइस, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द आइटम इज अ लग्जरी आइटम सच एज अ कार मोर देन 50,000। तो ये हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर उसकी प्राइस $50,000 से ज्यादा है तो वो लग्जरी आइटम है, और अगर वो लग्जरी आइटम है तो हमने लग्जरी टैक्स कैलकुलेट करना है विच इज 10%। अगर उसकी प्राइस 50,000 से बिलो है तो वो लग्जरी आइटम नहीं है, और अगर वो लग्जरी आइटम नहीं है तो उसका लग्जरी टैक्स 0 है। ओके सर। To calculate the price of an item, we need to calculate the state's portion of the sales tax, the city's portion of a sales tax, and if it is a luxury item, the luxury tax. तो हमने तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, चौथी चीज हमें गिवन होगी प्राइस। नाउ सपोज सेल प्राइस, ये हमारे पास एक वेरिएबल है, हमने बनाया कि सेल प्राइस जो उस आइटम की प्राइस है वो है डिनोट्स द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम। स्टेट सेल्स टैक्स हमने एक वेरिएबल बनाया जो कि शो कर रहा है स्टेट का सेल्स टैक्स। इसके बाद एक वेरिएबल बनाया सिटी सेल्स टैक्स जो कि शो कर रहा है सिटी के सेल्स टैक्स को। देन एक वेरिएबल बनाया लग्जरी सेल टैक्स जो कि लग्जरी सेल टैक्स को शो कर रहा है, और एंड पे हमने टोटल सेल्स टैक्स कैलकुलेट किया है जो कि क्या है सिटी सेल्स टैक्स प्लस स्टेट सेल्स टैक्स प्लस लग्जरी सेल टैक्स, राइट। और लास्ट पे हमने एक वेरिएबल बनाया है अमाउंट ड्यू। अब अमाउंट ड्यू क्या होती है? आइटम की टोटल प्राइस जो कि सेल प्राइस में सेव्ड है और टोटल सेल्स टैक्स।
तो जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे, प्राइस को और टोटल सेल्स टैक्स को, तो वो उस आइटम की टोटल प्राइस हो जाएगी जो कि ड्यू होगी। ठीक है, अब हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं। सर एक दफा अब रिपीट कर दें। हमें बेसिकली प्राइस गिवन होगी किसी भी आइटम की, हमने उसके टैक्सेस के बाद की जो प्राइस है वो कैलकुलेट कर दी है कि उसके ऊपर कितने टैक्सेस लग रहे हैं और टैक्सेस के बाद उसकी क्या प्राइस हो रही है। टैक्सेस का बता दिया गया है कि स्टेट का सेल्स टैक्स कितना होगा, सिटी का सेल्स टैक्स कितना होगा, और अगर वो लग्जरी आइटम है तो लग्जरी टैक्स कितना होगा। सर ये हमें जो सेल प्राइस है और सिटी सेल टैक्स है ये हमें हर प्रॉब्लम में गिवन होगा। हाँ, ये यहाँ पे इस प्रॉब्लम में तो गिवन है ना कि स्टेट का पोर्शन 4% है, सिटी का पोर्शन 1.5% है और लग्जरी आइटम का पोर्शन 10% है। ठीक है, आप जस्ट इस प्रॉब्लम को देखो, इसको एज अ एग्जाम क्वेश्चन ना देखो कि एग्जाम में इसका किस तरह का क्वेश्चन आएगा। आप जस्ट प्रॉब्लम को समझो कि हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में मैं यही वाला प्रॉब्लम उठा के दे दूंगा, जस्ट परसेंटेजेस डिफरेंट होंगी। आप जस्ट आइडिया देखें कि हम प्रॉब्लम को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं और उस एनालिसिस के बाद हम किस तरह से उसका एल्गोरिथम लिखते हैं। हमने कहा कि हमारे पास सेल प्राइस में उस आइटम की प्राइस आ जाएगी, स्टेट सेल टैक्स का वेरिएबल में हमारे पास उस आइटम का स्टेट सेल्स टैक्स आ जाएगा, सिटी सेल्स टैक्स के वेरिएबल में उस आइटम का सिटी सेल्स टैक्स आ जाएगा। अगर वो आइटम लग्जरी हुई तो उसका लग्जरी टैक्स आएगा, अगर वो आइटम लग्जरी ना हुई तो लग्जरी टैक्स 0 हो जाएगा। देन हम उसका टोटल सेल्स टैक्स कैलकुलेट करेंगे जो कि सम होगा सिटी सेल्स टैक्स, स्टेट सेल्स टैक्स और लग्जरी सेल्स टैक्स। देन सेल्स टैक्स को हम ऐड करवाएंगे अपने आइटम की प्राइस में, तो जो भी हमारे पास टोटल प्राइस बनेगी आफ्टर टैक्सेस वो हमारे पास अमाउंट ड्यू होगी। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, उस आइटम की प्राइस को गेट करना है। ठीक है, देन हमने उस प्राइस को देख के जज करना है, डिटरमाइन करना है कि वो आइटम लग्जरी है या नहीं है। वो आइटम लग्जरी कब होगा, जब वो 50,000 प्लस होगा, और वो लग्जरी कब नहीं होगा, जब वो 50,000 बिलो होगा। ठीक है, हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि वो लग्जरी आइटम है या नहीं है, लाइन नंबर 2 पे। देन लाइन नंबर 3 पे हमने क्या करना है, स्टेट पोर्शन ऑफ सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे हो रहा है, हमने प्रॉब्लम में बताया हुआ है कि स्टेट का जो सेल्स टैक्स है वो 4% है। तो हम स्टेट का सेल्स टैक्स किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, हम प्राइस को, जो टोटल प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 0.04 से। अब 0.04 से क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जब हमने परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, लाइक मैंने परसेंटेज निकालनी है 10 की, तो मेरे पास यहाँ पे सेल प्राइस आ गई 10, इसका मैंने निकालना है 4%, तो मैं 10 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4 से और टोटल को डिवाइड कर दूंगा 100 से। ठीक है, मैं जहाँ पे ओके, तो ये 0.04 की समझ आ रही है कि हमने 0.04 के साथ उसको क्यों मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। किसी को ये चीज 4% निकालने के लिए। किसी को ये चीज समझ में यस सर, समझ आ गई है। सर अगेन रिपीट कर दें ये वाला सर आ गई है। ठीक है, 4% हमने निकाल लेना। तो 4% क्या होता है, 4% क्या होता है, 4/100। तो 4 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.04 बनता है, और जब हम 0.04 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने सेल प्राइस के साथ तो वो उसका 4% हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास स्टेट सेल टैक्स आ गया। फिर हमने सिटी का पोर्शन निकालना है, और सिटी का पोर्शन यहाँ पे गिवन था कि 1.5% होगा। तो यहाँ पे सिटी का सेल्स टैक्स निकालने के लिए सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय 100, जो कि इक्वल आता है 0.015 के। तो हम 0.015 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे सेल प्राइस के साथ तो दैट विल बी इक्वलेंट टू द 1.5% ऑफ द टोटल प्राइस। सर सेल प्राइस गिवन होगी हमें? सेल प्राइस गिवन होगी, वो हमने यहाँ पे गेट की है ना, लाइन नंबर 1 पे।
हमने प्रोग्राम में गेट किए। ठीक। फिर हमारे पास आ गया कि वो आइटम लग्जरी है या नहीं है। अब अगर तो इफ द आइटम इज लग्जरी आइटम तो हम उसका लग्जरी टैक्स निकालेंगे। लग्जरी टैक्स 10% है, तो हम सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, डिवाइड करेंगे 100 से, दैट इज 0.1। तो सेल प्राइस को जब हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका लग्जरी टैक्स आ जाएगा। एंड अगर वो लग्जरी आइटम नहीं है अदरवाइज में, तो लग्जरी टैक्स हमारे पास 0 हो जाएगा। अगर वो लग्जरी आइटम है तो हम उसका लग्जरी टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर वो लग्जरी आइटम नहीं है तो हम उसका लग्जरी टैक्स 0 कर रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर लग्जरी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास तीनों टैक्सेस आ गए, स्टेट सेल्स टैक्स, सिटी सेल्स टैक्स और लग्जरी टैक्स। हमने टोटल सेल्स टैक्स निकालना है, तो टोटल सेल्स टैक्स में हमारे पास आ गया इक्वल टू स्टेट सेल्स टैक्स प्लस सिटी सेल्स टैक्स प्लस लग्जरी टैक्स। ये तीनों चीजें हमने ऐड की तो हमारे पास सेल्स टैक्स का जो वेरिएबल है उसके अंदर टोटल टैक्स आ गया। लास्ट पे हमने क्या करना है, हमने उस आइटम की आफ्टर टैक्सेस टोटल अमाउंट निकालनी है कि वो कितनी बनती है। तो अमाउंट ड्यू में हमारे पास आ गई उस आइटम की प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। तो लास्ट लाइन पे जो हमारे पास अमाउंट ड्यू का वेरिएबल आ रहा है, उस वेरिएबल में हमारे पास वो प्राइस आएगी जो कि आफ्टर टैक्सेस हमें पे करनी है उस स्पेसिफिक आइटम की। ठीक है, तो ये है उस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन एन एल्गोरिथमिक फॉर्म। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर ये लग्जरी टैक्स 0 कैसे हो गए? देखें यहाँ पे क्या गिवन है, इफ आइटम इज अ लग्जरी आइटम, और लग्जरी जी। आइटम की डेफिनेशन क्या बताई हुई है कि लग्जरी आइटम वो होगा जो 50,000 से ऊपर होगा। होगा, मोर देन 50,000 होगा। ठीक है, जी। तो लग्जरी टैक्स तो उस आइटम पे लगेगा ना जो 50,000 प्लस है। जी। अगर हमारे पास आइटम की प्राइस 50,000 बिलो है, उसके ऊपर लग्जरी टैक्स लगेगा? जी सर। नो। नहीं सर, नहीं 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 हाँ, उससे नहीं लगेगा ना। नहीं लगेगा। तो ठीक है ये सर, समझ वही गया। लिखा हुआ है कि अगर आइटम लग्जरी है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, अगर आइटम लग्जरी नहीं है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 0 टैक्स होगा। ठीक है सर। सर अगर जो 50,000 है तो उसकी प्राइस 50,000 हो तो तब? हाँ, अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक ग्रेटर देन इक्वल, ये आपने पढ़ी होगी मैट्रिक वगैरह में या एसएससी में, दो टर्म्स होती है ना, ग्रेटर देन और इक्वल। या तो वो ग्रेटर हो या इक्वल हो। तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूँ, या मोर देन का ये मतलब होता है कि वो ग्रेटर देन हो। जब मोर देन लिखा हुआ होता है तो उसका ये मतलब है कि 50,000 पे भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये 50,001 हो जाता है, लाइक अगर ये वाली प्राइस हो जाती है, अब इस पे टैक्स लगेगा। मोर देन का ये मतलब होता है। अगर यहाँ पे होता मोर देन इक्वल्स टू, मोर देन और इक्वल टू 50,000, तो तब हमारे पास 50,000 पे भी टैक्स लगता, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था मोर देन, जस्ट मोर देन। तो अब आपके पास 50,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही हम 50,000 को एक्सीड करेंगे या 50,000.1 करेंगे तो इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। सर ये एल्गोरिदम का स्पेसिफिक पैटर्न होता है? नहीं, कोई पैटर्न नहीं है। जिस तरह से आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है आप उसी लिहाज से जस्ट इंग्लिश में लिखते जाते हैं। सर इसके दो स्टेप्स हैं, एक एनालिसिस और एक एल्गोरिथम लिखना। यार आप ये जो भी बोला है, इसकी आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन था, आप रिपीट करो अपना क्वेश्चन। सर इसके दो स्टेप्स हैं इस प्रॉब्लम के, एक एनालिसिस और एक एल्गोरिथम। हाँ, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसकी दो स्टेजेस होती हैं। पहले तो आप उसको समझते हो कि प्रॉब्लम में हमसे क्या रिक्वायर किया जा रहा है। आप जब उसको समझ लेते हो, समझने को कहते हैं कि उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं। लाइक ये वाला प्रॉब्लम था, ठीक है, हमने इसका एनालिसिस किया यहाँ पे कि हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो किस किस तरह से कैलकुलेट हो रही हैं, और हमने उसको किस किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। लाइक मैंने सेल प्राइस को देखा कि ये मेरे पास आ जाएगी टोटल सेलिंग प्राइस। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया स्टेट सेल्स टैक्स का, मैंने कहा कि इसमें हमारे पास जितना भी स्टेट का सेल्स टैक्स होगा वो आ जाएगा, सिटी सेल्स टैक्स आ जाएगा, लग्जरी टैक्स आ जाएगा, देन जो टोटल सेल्स टैक्स है वो आ जाएगा, फिर अमाउंट ड्यू आ जाएगी।
ये सब कुछ आ जाता है एनालिसिस में। जब आपका एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है फिर आप उसके एल्गोरिदम की तरफ जाते हो। जब आप अपना एल्गोरिदम लिख लेते हो फिर आप उसके कोड की तरफ जाते हो। तो ये स्टेप्स हैं आपकी प्रोग्रामिंग में। किसी का कोई क्वेश्चन है? टैक्स को 100 से डिवाइड करना दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन। सर, ये जो टैक्स है सेल्स टैक्स, इसको 100 से डिवाइड करना है या पहले मल्टीप्लाई करना है? 100 से डिवाइड परसेंटेज के लिए। एक मिनट मुझे ना अपनी पूरी स्क्रीन शेयर करने दें और मैं आपको बताता हूँ। देखें हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन, आइटम की प्राइस है मेरे पास 50,000, ठीक है। मैंने उसका 4% निकाला। तो 4% क्या होता है? हमारे पास होता है 4 डिवाइडेड बाय 100। तो जब हम इस फॉर्मूले को इसको कैलकुलेट करेंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, तो 50,000 का 4% मेरे पास आता है 2,000, ठीक है। अब 4% को मैंने यहाँ पे लिखा है 4 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम सबसे पहले इसी को कैलकुलेट कर लें 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मेरे पास आता है 0.04। अगर मैं 0.04 को मल्टीप्लाई करवाऊँ 50,000 के साथ तो मेरे पास स्टिल 2,000 ही आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से लिखने की बजाय स्लाइड में 0.04 लिख दिया। ओके सर, ठीक है। और कोई किसी का इस प्रॉब्लम में या इस एल्गोरिदम में या इस एनालिसिस में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर अगर इस एल्गोरिथम में सर अगर हमसे कोई चीज़ मिस हो जाती है तो फिर एल्गोरिथम रॉन्ग हो जाएगा सर सारा? हाँ, अब देखो आपको आपने स्टेट सेल्स टैक्स कैलकुलेट करवा दिया, सिटी सेल्स टैक्स आपने कैलकुलेट करवा दिया, आपको लग्जरी टैक्स कैलकुलेट करवाना याद नहीं रहा और आपने अपने एल्गोरिदम में उसको मेंशन नहीं किया। तो आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होगे, हम एल्गोरिदम को देख के प्रोग्राम लिखते हैं, तो जब आप उसका प्रोग्राम कर रहे होगे तो वो तो लग्जरी आइटम का सेल्स टैक्स कैलकुलेट ही नहीं कर रहा होगा। और अगर आपके पास आइटम की प्राइस आ गई 70,000 तो उसके ऊपर लग्जरी सेल्स टैक्स कैलकुलेट हो रहा होगा फिर? तो सर नहीं हो रहा होगा। तो जब उसका लग्जरी सेल्स टैक्स ही कैलकुलेट नहीं हो रहा और आइटम भी 70,000 का है तो दैट मीन्स कि आपकी आउटपुट सही नहीं आ रही। तो जब आपका एल्गोरिदम गलत है, आपने एल्गोरिदम में कोई चीज़ मिस कर दी, तो दैट मीन्स आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रॉन्ग होगा। और प्रोग्राम के रॉन्ग होने के डिफरेंट वो हैं, आपके पास डिफरेंट उसकी रीजंस आ जाती हैं कि आपकी आउटपुट गलत हो सकती है, आपका एरर आ सकता है, व्हाट होएगा। तो इस केस में जब आप कोई भी चीज़ स्किप कर देंगे अपने एल्गोरिदम में तो आपकी ऑब्वियसली आउटपुट गलत आएगी। ठीक हो गया सर। ओके, अब हम आते हैं एल्गोरिदम के ऊपर। डिजाइन एन एल्गोरिदम दैट कैलकुलेट्स द मंथली पेचेक ऑफ अ सेल्स पर्सन एट अ लोकल डिपार्टमेंटल स्टोर। एवरी सेल पर्सन हैज अ बेस सैलरी। हर पर्सन की एक सैलरी है। द सेल्स पर्सन आल्सो रिसीव्स अ बोनस एट द एंड ऑफ ईच मंथ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब एक तो उसकी बेसिक सैलरी होगी जो कि उसको मिलनी ही मिलनी है, उसके बाद उसको एडिशनल बोनसेस भी मिल सकते हैं अपनी सैलरी के साथ। अब वो किस बेस पे मिलेंगे वो यहाँ पे गिवन है। इफ द सेल पर्सन हैज बीन विद द स्टोर फॉर 5 years और लेस, लाइक उसकी जॉब को 5 साल या 5 साल से कम अर्सा हुआ है, द बोनस इज $10 फॉर ईच ईयर दैट ही और शी हैज बीन वर्क देयर। अगर वो 5 साल या 5 साल से कम अरसे से उस स्टोर के साथ अटैच्ड है तो उसका जितना भी टेन्योर हुआ है उस स्टोर में, हर
for every year he will receive a bonus of $10. If the salesperson has been with the store for more than 5 years, the bonus is 20 for each year. प्रॉब्लम समझ आती है? किसी को प्रॉब्लम समझ ना आई हो? हमारे पास सर मुझे नहीं आई है। नो सर, प्रॉब्लम एक दफा समझा दें। हर सेल पर्सन की एक बेसिक सैलरी है जो कि उसको मिलनी ही मिलनी है। उस बेसिक सैलरी या बेस सैलरी के बाद उसको बोनसेस मिल सकते हैं। अब बोनस के लिए 2 क्राइटेरिया हैं। एक क्राइटेरिया ये है कि अगर तो वो 5 साल या 5 साल से कम अरसे तक उस स्टोर में है, लाइक मुझे हुए हैं 3 साल उस स्टोर में, तो मुझे बोनस कितना मिलेगा? $10 फॉर ईच ईयर। $10 फॉर ईच ईयर। मुझे 3 साल हुए हैं तो मुझे बोनस कितना मिलेगा? $30। क्योंकि मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। अगर मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे बोनस कितना मिलेगा? $10 ईच ईयर। तो मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ तो दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 4, $40। अगर मैं 5 साल में काम कर रहा हूँ, 5 साल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर 5 years और लेस, मतलब 5 years इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा बोनस 10 मल्टीप्लाई बाय 5, $50। अब आ जाते हैं हम दूसरे के ऊपर, दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर। इफ द सेल्स पर्सन हैज बीन विद द स्टोर फॉर मोर देन 5 years, लाइक 5 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, 5 से ज्यादा, तो अगर मैं काम कर रहा हूँ 6 years से उस स्टोर में तो मुझे बोनस कितना मिलेगा? 20%। 20 मल्टीप्लाई बाय 6, $120। 7 years से काम कर रहा हूँ तो 20 मल्टीप्लाई बाय 7, $140 एंड सो ऑन। अगर 5 साल या 5 साल से कम है तो हम हर ईयर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ। अगर 5 से ज्यादा हमारे पास ईयर्स हैं तो हम हर ईयर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 20 के साथ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इफ द टोटल सेल्स मेड बाय द सेल्स पर्सन फॉर द मंथ आर एटलीस्ट 55,000 बट लेस देन 10,000, तो उसको एग्जाम्पल है। ठीक है, टू कैलकुलेट द, अच्छा ये उसी का वो है, कॉन्टिन्यूअस है, इसको अभी आप छोड़ दो, हम जस्ट इन स्टेप्स का एल्गोरिथम लिखते हैं। इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, ये इसके और भी क्राइटेरियाज हैं, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, हम जस्ट यही चीज़ इसको एनालाइज करते हैं। टू कैलकुलेट द सेल्स, ये छोड़ दो, यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे पास आ गया बेसिक सैलरी सबसे पहले, ठीक है, हमने वो गेट कर ली। फिर हमने गेट कर लिया कि वो कितने साल से उस स्टोर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास 2 चीजें आ गई, सैलरी आ गई और वो कितने साल से वहां पे काम कर रहे हैं। अब हमने बोनस कैलकुलेट करना है इस बेस पे कि अगर नंबर ऑफ सर्विसेज इज लेस देन और इक्वल टू 5, कि वो अगर 5 साल से या 5 साल से कम अरसे में वहां पे काम कर रहा है तो उसका बोनस कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई बाय जितने साल से वो काम कर रहा है वो। और अगर वो 5 साल से ज्यादा पे काम कर रहे हैं तो अदरवाइज जो उसके नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स होंगे वो मल्टीप्लाई होंगे 20 के साथ। तो ये उसका बोनस आ गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। इस बोनस को जब हम बेस सैलरी में ऐड करेंगे तो उसकी टोटल सैलरी में आ जाएगी जो उसको मिलनी है। ये बात समझ आती है यहाँ तक? जस्ट यहाँ तक? यस सर। ये बात किसी को समझ ना आई हो? यस सर, आ गई है सर। आ गई सर। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर, उसी का कंटिन्यूअस है। हमने यहाँ तक एनालाइज भी कर लिया और उसका एल्गोरिथम भी लिख लिया। हम आ जाते हैं इससे आगे। द सेल्स पर्सन कैन अर्न एन एडिशनल बोनस if the total sales made by a salesperson for the month are at least 55,000 but less than 10,000, that means कि उसकी सेल्स 5,000 से 10,000 के दरमियान में है तो उसको 3% कमीशन मिलेगा। और अगर उसकी सेल्स 10,000, एटलीस्ट 10,000, एटलीस्ट का क्या मतलब होता है? कम अज कम, और ये होता है कि मोर देन 10,000, एटलीस्ट मतलब मोर देन 10,000, तो उसको कमीशन कितना मिलेगा? 6%।
तो ये अब उसके एडिशनल बोनसेस आ गए। एक बोनस उसको ये मिलेगा कि वो कितने अच्छे से काम कर रहा है, और एक उसको ये बोनस मिलेगा कि उसने सेल्स कितनी की है। ठीक है, अब हम इसी को सर जो मतलब अगर 5 साल से काम कर रहा है उसने $10 पर ईयर सर मतलब फॉर एग्जांपल वो 3 साल से काम कर रहा है, उसको $30 मिला है, और वो सेल भी करता है 5,000 से 10,000 के दरमियान, तो उसको $10 के ऊपर 3% कमीशन मिलेगा। हाँ, उसको एडिशनल बोनसेस है ना ये, तो वो तो उसको मिल गया, वो तो उसके टाइम का मिल गया ना कि वो 3 साल से काम कर रहा है, तो वो $30 तो उसको 3 साल का मिला है। अब उसको अगर उसकी सेल्स 5 to 10,000 के दरमियान में है तो उसको एडिशनल 3% भी मिलेगा। सर ये हाँ, उसी में उसमें LC ऐड में होगा add ना अगर सर उसकी जो अब हम आ जाते हैं इसके ऊपर। अगर उसकी हमने बोनस कैलकुलेट कर लिया था कि उसका नंबर ऑफ सर्विस ईयर्स के लिहाज से कितना बोनस होगा। अब हमने करनी है उसकी टोटल सेल्स उसने कितनी की है, वो हमने गेट की। ठीक है, इफ टोटल सेल्स आर लेस देन 5,000, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वो 5,000 कम से कम 5,000 हो और 10,000 के दरमियान में हो। तो दैट मीन्स कि अगर उसकी सेल्स 5,000 से कम है तो उसको कोई भी एडिशनल बोनस नहीं मिलेगा। अगर उसकी सेल्स 5,000 से कम है तो उसको कोई भी बोनस नहीं मिलेगा। अगर उसकी सेल्स 5,000 to 10,000 के दरमियान में है तो उसको 3% मिलेगा, और अगर उसकी 10,000 से ज़्यादा है तो उसको 6% मिलेगा। तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं यहाँ पे, एक 5,000 से बिलो, सेकेंड 5,000 to 10,000 के दरमियान में, और थर्ड 10,000 प्लस। सर उससे इसकी अमाउंट में से बोनस मिलेगा या फिर सब वो ऊपर अबव जो सा था 10% और $10 और सेल कर रहा है उसका 3%। जी, उसी अमाउंट में से मिलेगा ना जितनी वो सेल करेगा? हाँ, उसी अमाउंट में मिलेगा। अब यहाँ पे हमने टोटल सेल कैलकुलेट कर ली। अब हमने वो 3 कंडीशंस लगानी। नाउ अगर तो उसकी सेल्स 50,000 से लेस है तो उसके एडिशनल बोनसेस 0 होंगे, क्योंकि 50,000 से बिलो है तो उसको कोई भी कमीशन नहीं मिल रहा। ठीक है, और अगर वो 50,000 से ज़्यादा है, अदरवाइज हमने लिख दिया, अदरवाइज मीन्स कि 50,000 से ज़्यादा है। अब 50,000 से ज़्यादा में 2 कंडीशंस आ जाती हैं। 2 कंडीशंस ये हैं कि 5,000 से ज़्यादा है तो दैट मीन्स 5,000 to 10,000 के दरमियान में एक कंडीशन आ गई, और फिर 10,000 से ज़्यादा। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 कंडीशंस आ रही हैं। तो इफ टोटल सेल्स आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5,000 एंड टोटल सेल्स आर लेस देन 10,000, दैट मीन्स कि वो 5,000 to 10,000 के दरमियान में है, 3% तो हमने उसको 3% कमीशन दे रहे हैं। तो एडिशनल बोनस उसका हो गया जितनी भी उसने सेल्स की हैं उसका 3%, यानी कि मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.03 के साथ। ठीक है, और अगर उसने 10,000 से ज़्यादा की सेल्स की हैं तो उसका अदरवाइज में एडिशनल बोनस आ जाएगा टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय 6%, तो 0.06। ठीक है, नाउ हम उसकी टोटल सैलरी कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारे पास होगी बेस सैलरी जो उसको मिलनी ही मिलनी है, देन उसका बोनस कि वो 5 साल से ज़्यादा वहाँ पे काम कर रहा है, ये कम कर रहा है, उसकी बेस पे हमने कैलकुलेट किया था। देन उसका कमीशन कि अगर उसने 5,000 से बिलो किया तो उसका कमीशन 0 है, 5 से 10,000 के दरमियान में किया तो 3%, और 10,000 प्लस किया तो 6%। तो पे चेक इज इक्वल टू बेस सैलरी प्लस बोनस प्लस एडिशनल बोनस। ये उसका टोटल पे चेक होगा जो कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ही विल रिसीव। इसके सोल्यूशन में किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, नो सर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम 4 पे। डिजाइन एन एल्गोरिथम टू सर इसके अंदर जो पे सेल्स है सर उसके साथ में मल्टीप्लाई करें सर टोटल सेल्स सर, ये 3% वाला जो आपने बताया सर। दोबारा बोलो सर, जो आपने पहले टोटल सेल्स वाला बताया सर, जी जी, मतलब जितनी उसकी टोटल सेल्स होंगी ना, बोनस सर, जितना भी उसकी उसको हमने टोटल जितनी भी उसकी टोटल सेल्स हैं
उसका 3% उसको कमीशन मिलेगा। मैंने अगर ठीक है 6,000 की सेल है तो 6,000 का जितना भी 3% बनता है तो वो मेरा कमीशन होगा। अगर मैंने 12,000 की सेल की है तो उन 12,000 का 6% जितना भी बनता है वो मेरा कमीशन है। ठीक है सर, थैंक यू। Okay. Design algorithm to play a number guessing game. अब आपने कोई भी ऐसा एल्गोरिथम बनाना है जहाँ पे नंबर गैस करवाना है आपने अपने यूजर से। The objective is to randomly generate an integer greater than or equal to 0 and less than 100. अब आपने कोई भी 0 से 100 के दरमियान में एक नंबर रैंडमली जनरेट कर, ठीक है। फिर आपका जो यूजर है, जो प्लेयर है, उससे आपने पूछना है कि वो कोई नंबर गेस करे। लाइक मैंने रैंडमली नंबर जनरेट किया और वो आया 89, ठीक है। अब 89 मेरे पास स्टोर हो गया कि मेरा रैंडम नंबर इस गेम के लिए 89 है। अब मैं यूजर से पूछूंगा कि भाई अपना गेस करो। यूजर अपना कोई भी नंबर एंटर करेगा, ठीक है। देन इफ द प्लेयर गेसेस द नंबर करेक्टली, लाइक हमने रैंडमली जनरेट किया 89 और यूजर ने भी उसको गेस किया 89, आउटपुट एन अप्रोप्रिएट मैसेज। अप्रोप्रिएट मैसेज क्या होगा? हम उसको कहेंगे कि गुड वर्क, यू हैव गेस्ड द नंबर करेक्टली, ठीक है। अदरवाइज चेक वेदर द गेस नंबर इज लेस देन द रैंडम नंबर। अगर उसका गेस गलत है, अदरवाइज का मतलब कि अगर तो ये हो गया तो ठीक, अगर ये नहीं होता तो क्या होगा? हम चेक करेंगे कि हम उसका जो गेस नंबर है वो हमारे रैंडमली जनरेटेड नंबर से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। इसी का कंटिन्यूशन है। इफ द गेस नंबर इज लेस देन द रैंडम नंबर जनरेटेड, अगर वो हमारे रैंडम नंबर से छोटा है तो हमने आउटपुट करवाना है योर गेस इज लोअर देन द नंबर, गेस अगेन। और अगर वो लेस देन है तो हमने ये करवाना है, अदरवाइज हमने क्या करवाना है? योर गेस इज हायर देन द नंबर, गेस अगेन, राइट। देन हमने उस यूजर से दोबारा से नंबर गेस करवाना है। The player is promoted to the guess random number until the player enters the correct number. तो जब तक वो सही गैस नहीं करता हम बार बार उससे नंबर गैस करवाएंगे और जब उसके गैस को हम इवेल्युएट करके उसको बता रहे होंगे कि अगर हमारा रैंडम नंबर 89 है और उसने एंटर किया 59, तो हम उसको बताएंगे कि आपका नंबर रैंडम नंबर से लेस है। और अगर वो एंटर कर देता है 99, तो हम उसको बताएंगे कि आपका जो आपने एंटर किया है नंबर, जो आपने गैस किया है, वो हमारे नंबर से ग्रेटर है। और हमने ये सारा प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक प्लेयर सही नंबर गैस नहीं कर लेता, ठीक है। प्रॉब्लम समझ आया आपको? किसी को प्रॉब्लम समझ ना आया? जी सर, आ गया समझ। ओके, अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। ओके, तो जनरेट अ रैंडम नंबर और उसको हमने स्टोर करवा लिया NUM के एक वेरिएबल में, नम में। वो नंबर क्या होगा? 0 से 100 के दरमियान में होगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो स्टेप है, हमने प्लेयर से गैस करवाना है। अब ये वाली जो गैसिंग है ये रिपीट होगी आपकी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 40 टाइम्स, 400 टाइम्स। और स्टॉप कब होगी? जब तक प्लेयर सही गैस नहीं कर लेता। तो हमने यह लिखा है रिपीट द फॉलोइंग स्टेप्स अंटिल द प्लेयर हैज गेस द करेक्ट नंबर। जब तक वो करेक्ट नंबर गैस नहीं करता तब तक नीचे वाले जितने भी स्टेप्स हैं उनको रिपीट करना है। ये बात समझ आती है? स्टेप 2। यस सर। यस सर। स्टेप 2 किसी को समझ ना आया हो इस एल्गोरिथम में? सर यहाँ व्हाइल लूप लगेगा ना? लूप को छोड़ दें आप, लूप लगेगा या जो भी है वो उसको छोड़ दें। जैसे इसकी इंग्लिश पढ़ के आप देखें कि आपको समझ आती है कि यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं। यस सर, ये समझ आ गया। नंबर अपनी मर्जी से जनरेट करवाना। नंबर रैंडमली जनरेट होगा। हमने उसकी लिमिट बताई हुई है कि वो 0 से 100 के दरमियान में होगा। उसके लिए C++ में एक फंक्शन है रैंडम नंबर जनरेट करने का, उसको आप बोल दें फिलहाल। आप जस्ट प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो
सेकंड स्टेप के आगे वाले स्टेप्स हैं वो रिपीट होंगे तब तक जब तक प्लेयर सही नंबर गैस नहीं करता। अब हमने क्या करना है, हम प्लेयर से नंबर पूछेंगे कि वो अपना गैस एंटर करें। यहाँ पे आप कंडीशंस हैं, इफ गैस इज इक्वल टू द नंबर, दैट मीन्स जो हमने रैंडमली नंबर जनरेट किया था नम में वो इक्वल है यूजर के गैस से, तो हमने शो करवा देना उसको यू गैस द करेक्ट नंबर। ठीक है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो हम अदरवाइज में आ जाएंगे। अदरवाइज पे फिर हमें दो चीजें चेक करनी है कि उसका गैस नंबर से लेस है या उसका गैस नंबर से ग्रेटर है। तो इफ गैस इज लेस देन नंबर तो हम उसको प्रिंट करवाएंगे योर गैस इज लोअर देन द नंबर, गैस अगेन। और अदरवाइज में योर गैस इज हायर देन द नंबर, गैस अगेन। ठीक है, तो यहां से दोबारा वो इस स्टेटमेंट पे चला जाएगा, वो चेक करेगा कि गैस अभी तक उसने करेक्ट नहीं किया। हम दोबारा आ गए, दोबारा उसने यूजर से नंबर गैस करवाने के लिए बोला, यूजर ने दोबारा नंबर गैस किया, हमने चेक किया कि वो हमारे रैंडम नंबर के इक्वल है या नहीं है। अगर तो इक्वल हुआ तो हम उसको प्रिंट करवा देंगे यू गैस द करेक्ट नंबर और हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर उसका गैस दोबारा गलत हुआ तो हम उसको बताएंगे कि आपका गैस जो नंबर है उससे ग्रेटर है या स्मॉलर है। दोबारा हम यहाँ पे आ जाएंगे, उससे दोबारा नंबर पूछेंगे एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका यूजर सही नंबर गैस नहीं कर लेता। ठीक है, तो यही हमारे पास प्रॉब्लम था कि उससे बार बार पूछते जाना है जब तक वो अपना जो नंबर है उसको सही तरह से गैस ना कर ले। तो इसकी समझ आती है आपको? किसी को समझ ना आई हो? सर आ गया। हो गया सर। तो यही चार मैंने यहाँ पे जी। सर अगर हम वो रिपीट वाली लाइन एंड पे लिखें तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा इस एल्गोरिदम पे? ओके, अगर आप ये रिपीट वाली लाइन एंड पे लिखते हैं तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप कौन सी लाइन को रिपीट करवा रही हैं। लाइक अगर मैं ये वाली लाइन एंड पे ले जाता हूँ तो ये वाली लाइन मेरे पास लाइन 2 हो जाएगी, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, 6, 7, 8, 9। तो एंड पे आप लिखेंगे कि लाइन, अगर ये वाली लाइन नीचे चली जाती है तो आप लिखेंगे रिपीट द लाइन 2 to 9 until the player has guessed the correct number। तो आपको फिर लाइंस मेंशन करना पड़ेंगी कि आप कौन सी लाइन को रिपीट करवा रही हैं। ठीक है सर। लाइन नंबर के लिहाज से। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर अगर नंबर 0 to 100 है तो गेस 100 ही हो सकते हैं? 100 कैसे हो सकते हैं? मतलब सर कितनी ट्राइज कर सकता है हमारा जितनी यूजर? मर्जी ट्राई करे, वो 99 को 10 को भी तो एंटर कर सकता है ना। वो 99 का ही अपना गैस वो 100 टाइम्स भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो अगर 0 से 100 तक लिमिट है तो वो 100 ट्राई भी कर सकता है। उसके पास 1000, 10,000, 1 लाख व्हाटएवर उसके पास प्राइस अवेलेबल है। हमारा प्रोग्राम तब टर्मिनेट होगा, तब खत्म होगा जब वो करेक्ट गैस करेगा। जब तक वो करेक्ट गैस नहीं करता हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, हमारी गेम चलती रहेगी। जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, अब मैंने आपको जो असाइनमेंट है वो ये है, पेज नंबर 23 पे हमारे पास एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि इसके फर्स्ट 14 जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरी बेस्ड हैं कि व्हाट इज लिंकिंग और इस तरह के क्वेश्चंस हैं, व्हाई डू यू नीड कंपाइलर, व्हाट इज सोर्स प्रोग्राम, दिस एंड दैट। तो ये आप अपने एंड पे बेशक कर लें, इसको देख लें, इसको तैयार कर लें। असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ से कि डिजाइन एन एल्गोरिथम टू फाइंड द वेटेज एवरेज ऑफ 4 टेस्ट स्कोर दिस। तो आपने इसका एल्गोरिथम लिखना है। फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 23 तक प्रॉब्लम्स हैं, इनके आपने एल्गोरिथम्स लिखने हैं। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। फर्स्ट 14 क्वेश्चन
आप अपने ऑन पे तैयार करना चाहें, प्रिपेयर करना चाहें, तो वो आपकी मर्जी है। मैं आपको रोक नहीं रहा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, यहाँ से कोई क्विज नहीं आ सकता, वो आप अपने एंड पे तैयार करें। लेकिन 15 to 23 आपकी असाइनमेंट है, वो आपने इसी तरह से एल्गोरिदम लिखने हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आपके पास प्रॉब्लम आया, आपने उसको एनालाइज किया और फिर आपने उसको इंग्लिश टाइप में लिख दिया। ठीक है, अगर आपको इस असाइनमेंट में कहीं पे भी कोई इशू आता है तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर लें। अगर आपके क्लासमेट्स को भी समझ नहीं आ रही कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मुझे ईमेल कर दें और मैं आपके ईमेल का रिस्पॉन्ड करूँगा लास्ट। सर ये कब तक सबमिट कराना है? ये कब तक सबमिट कराना है? आपकी जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है गूगल क्लासरूम पे, वहाँ पे मैंने, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि 11 अक्टूबर मंडे है, मंडे को आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो मैंने इसकी जो डेडलाइन है वो 12 अक्टूबर कर दी है, जो कि ट्यूसडे होगी। और 12 PM से पहले पहले आप अपने अपने CRs को दे देंगे और CR ला के मुझे असाइनमेंट हैंड ओवर कर देगा। सीआर तो अनाउंस ही नहीं सर हमारी क्लास का। दोबारा बोलो। सीआर अनाउंस नहीं है हमारी क्लास का सर। सेक्शन बी का अनाउंस नहीं है जी सर। तो सेक्शन बी का कोई भी एक लड़का मुझे वो कलेक्ट कर ले और वो फिर मुझे आके दे। ओके सर। सर ये सॉफ्ट कॉपी में भेजनी होगी या? यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट हैंड रिटन सॉल्यूशन। ये A4 साइज होना पेपर और A4 साइज पेपर के ऊपर, और नैरो लाइन हो या बिल्कुल प्लेन हो। A4 साइज आपके पास ब्लैंक पेपर होता है ना, विदाउट लाइन, जी जो प्रिंटिंग के लिए यूज होता है। जी जी तो आपने उसके ऊपर कर चलें ठीक। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर नहीं है तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ओके सर, बस क्लियर है। ये सर उसकी पहले ये जो प्रॉब्लम लेक्चर लिखनी है, फिर एनालिसिस लिखनी है, फिर आगे सॉल्यूशन। हाँ ऐसा ही है, आपने प्रॉब्लम लिखना है, उसको एनालाइज करना है और फिर उसका एल्गोरिथम लिखना है। सर अटेंडेंस हुई भी है? अटेंडेंस मैंने गूगल क्लासरूम पे लगाई हुई है, यहाँ पे आपने पोस्ट करनी है। अभी तक 18 स्टूडेंट्स ने पोस्ट नहीं की। सर ये इधर तो नहीं आ रहा मोबाइल फोन पे। सर अटेंडेंस कैसे लगानी है? आप रिफ्रेश करें ना। सर वो अपना इससे Google पहले वो क्लास- दूसरी क्लास हुई थी, उसमें भी सर ने इसी तरह लगाई थी, लेकिन मोबाइल फोन पे नहीं आ रहा, पीसी पे सिर्फ आ रहे होता है ये। तो आप पीसी से लगा दें क्लासरूम को, क्लास आप मोबाइल पे आप पीसी। सर हमारी अटेंडेंस मोबाइल फोन पे नहीं आती, जो पीसी पे है उनकी सिर्फ आती। सर मोबाइल वाली क्लास, लास्ट वाली क्लास ही नहीं आ रही थी, इसकी आ रही है। तो लेकिन जिसके पास आपकी भी आ रही है, मोबाइल लास्ट पे शो वाले हो की रही भी आ है। रही है। इसकी आ रही है। जिसके पास मोबाइल पे लगा नहीं लिया हो रही, वो पीसी ऑन करके अटेंड लगा दे, क्या मतलब है उसमें? सर ये कौन सी बुक में अवेलेबल है सर एक्सरसाइज? आपके पास जो बुक है प्रोग्रामिंग फ्रॉम प्रॉब्लम एनालिसिस टू प्रोग्राम डिजाइन, ये मैंने यहाँ पे पोस्ट की हुई है। अगर आप क्लास वर्क में जाएंगे, कोर्स वर्क में जाएंगे, इसी मटेरियल में जाएंगे तो ये वाली बुक है। ठीक है सर। ओके। और ये वाला सेशन है, ये मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर देता हूँ इसी लेक्चर के साथ। यहीं पे मैं इसके साथ ही अटैच कर देता हूँ इसकी रिकॉर्डिंग। ओके, आप लोग क्लास एंड कर सकते हैं, क्लास खत्म होगी, आप लोग लीव कर सकते हैं। सर एक सवाल ये है। बता देंगे ये असाइनमेंट के नंबर होंगे सर? दो असाइनमेंट होते हैं ना, कोई भी असाइनमेंट ग्रेड नहीं होगा। सीआर असाइनमेंट कौन सी डिपार्टमेंट? सर ये असाइनमेंट सीओ बेस नहीं होगी। नहीं, सीओ बेस नहीं है ये असाइनमेंट। जो भी आपकी असाइनमेंट सीओ बेस्ड होगी या कोई सीओ बेस्ड होगा वो मैं पहले अनाउंस करूंगा। सर इसमें प्रेजेंटेशन पे मार्क्स वगैरह कर सकते हैं? नहीं, सर ये कुछ शो नहीं हो रही वो। क्या कह रहे हो? बुक नहीं शो हो रही। बुक शो नहीं हो रही? जी जी नहीं, बुक यहाँ पे एडिट है, आप अपनी लैपटॉप से या उसको एक्सेस करो या फिर आप अपने मोबाइल पे जो ऐप है उसको क्लोज। ये जो तीन शो हो रही है ये बुक्स हैं। हाँ यही बुक है, इसमें से सेकंड वाली जो बुक है ये। सर ये जो ऑनलाइन लेक्चर होते हैं ये
डाउनलोड कर सकते हैं या सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उनको? देखो मैंने यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है ना। नहीं, वो जब आप करेंगे अपलोड तो हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन आके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उनको? नहीं, वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। ओके सर। सर बुक का पेज नंबर बता दें। उसका पेज नंबर मैंने आपको बताया ना। ये सेकंड बुक में सर आपकी 24 पे आपका प्रॉब्लम नंबर 14 है, तो 24 से लेके 27 26 तक पेज नंबर 24 to 26 24 25 26। ओके सर, थैंक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।